जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं आपका मैथ्स डैडी, आपका राहुल धाकड़, और स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है रैंक प्लस। और दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं ए एंड बी, और अगर उनमें आपस में डिपेंडेंसी हो, मतलब एक के होने पर दूसरे के होने या ना होने की संभावना बनती है, मतलब अगर ए होगा उसके बाद ही बी के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हम रोजमर्रा के जीवन में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल अक्सर करते रहते हैं। जैसे कि आज मैं रात भर पढ़ूंगा तो कल के एग्जाम में टॉप मारूंगा या नहीं मारूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। आज मैं घर से टाइम पर निकलूंगा, टाइम पर एग्जाम देने पहुंचूंगा, तब एग्जाम में पास या फेल होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। आज मैं अपने कॉलेज में जाऊंगा और वहां पर अपनी सीनियर को प्रपोज मारूंगा, तब जाके उसके हाँ या ना बोलने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब प्रपोज ही नहीं मारूंगा तो हाँ या ना की क्यों बनेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। अब मैं अगर टाइम पे ही नहीं पहुंचूंगा एग्जाम में तो पास या फेल होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। टाइम पे ही नहीं पहुंचूंगा तो पास फेल कुछ नहीं, गेम खत्म। वैसे ही आज रात में पढ़ूंगा ही नहीं तो जाके मैं टॉपर या नॉन टॉपर बनूंगा। अब पढ़ूंगा ही नहीं तो आएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जीरो। वैसे यहां पर होता है ए और बी आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ए आफ्टर बी, ये लिखा हुआ है ना आपका, ये लिखा हुआ है आपका क्या, ए आफ्टर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी। इसका मतलब होता है कि ए आफ्टर बी, बी के बाद ए आएगा। और यहां पे लिखा हुआ है बी आफ्टर ए, इसका मतलब होता है कि ए पहले होगा। इसका मतलब है कि ए पहले होगा और इसका मतलब है कि बी पहले होगा, राइट। और दोनों की केस में आपका जो आफ्टर वाला होता है ना, आफ्टर बी, वो आपका डिनोमिनेटर में आता है। आफ्टर ए मतलब डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर दोनों का सेम रहता है। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए, आंसर तो आपका सेम आना है। यस और नो? आई होप इट इज क्लियर। तो हम लोगों को यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करना है। इंडिपेंडेंट में हमने ये देख लिया था कि भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। आई होप आपने मेरे प्रोबेबिलिटी की सारी वीडियो देख ली है, राइट। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डली हुई है, डिस्क्रिप्शन में शीट भी डली हुई है, ओके। नाउ तो ये आपके पास A इंटू बी वाला आंसर आ गया। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B दिया हो या फिर B इंटरसेक्शन A, ये दोनों चीज आपकी सेम होती हैं, राइट। और जो आफ्टर B वाला है, मतलब जो पहले हो गया है, वो आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बोथ केसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये पहला सवाल दिया हुआ है, इसके हिसाब से कौन कौन से फॉर्मूले हमको पता है ये साइड में लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने वो लिख लिया है जो हमको पता था फॉर्मूले, और यहां पर वो चीज लिख ली जो कि गिवन था। अब निकालना क्या है, आपको निकालना है ए यूनियन बी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको ए आफ्टर बी की वैल्यू दी हुई है, मतलब यहां पर इस चीज की वैल्यू दी हुई है, तो पी ऑफ बी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में, तो हमारे पास आराम से कौन सी चीज हो जाएगी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हो जाएगी। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना, अब यहां पर डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। जिस तरह से मैंने स्टेप वाइज चीजें लिखी हैं आप भी लिखिए, आपको समझ में पूरा आएगा। कोई भी स्टेप प्लीज स्किप मत करिएगा, नोट इट डाउन। अब वैसे ही यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें गिवन लिख लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब यहां पर आपने गिवन लिख लिया, आपको समझ में आ गया कि बी आफ्टर ए का यहां पर आपको वैल्यू दिया हुआ है। बी आफ्टर ए मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इसमें चाहूं तो बड़े आराम से ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकता हूं। वो ए इंटरसेक्शन भी होगा क्या, देखिए आपने यहां पे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पी ऑफ ए यहां डायरेक्ट चला गया, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.4। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बोला गया है कि ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। ए यूनियन बी इज वेरी सिंपल। अब यहां पे आपके पास दो वैल्यू बड़े आराम से आ गई है,
पहली वैल्यू आ गई है ए यूनियन बी की। अब आपको यहां पर बी आफ्टर ए की वैल्यू दी हुई है और ए आफ्टर बी की वैल्यू मांग रहा है, वो भी आराम से निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है ये आपसे, ए आफ्टर बी। आप मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.24। यहां पे डाल लेते हैं बीच में 0.24 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है 0.8, तो यहां पे आ गया 0.8, तो यस इट इज 0.3, राइट। अब वो बोल रहा है आपसे कि भाई ए आफ्टर बी की वैल्यू क्या है, निकाल ली हमने। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, निकाल ली हमने। बी आफ्टर ए की वैल्यू ऑलरेडी इसने यहां पे दी रखी थी, तो आई होप होल क्वेश्चन इज डन। अब वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार आफ्टर ए बार, मतलब ये। यहां पर मैंने एक वीडियो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में समझाया था कि ये क्या है, ये है आपका ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मतलब कभी भी आपको ऐसा दिया हो कि भाई यहां पर आपका कुछ ऐसा मामला दिख रहा है अलग अलग, तो अगर ये पूरा का पूरा एक साथ होता तो ये कुछ इस प्रकार से होता। ब्रेक द लाइन करोगे तो साइन जो है यूनियन का इंटरसेक्शन बदल जाएगा। और आपको पता है कि बी यूनियन ए कैसे होता है, बी यूनियन ए होता है 1 माइनस करके। अब यहां ध्यान से देखिए, आपका बी आफ्टर ए बार का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आता है, आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आफ्टर डिवाइड बाय पी ऑफ ए। तो यहां पर आप जरा देखिए 0.04 तो आपका न्यूमरेटर में आ गया था, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 0.4 है तो उसका ए बार क्या होगा, तो आपने कहा 0.6 और इसका आंसर क्या आता है 1/15। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। So this is our next question where we are asked to throw a die twice. अब इसका मतलब यह कि एक डाई को आपने 2 बार टॉस किया। अब जैसे ही आपने 2 बार उसको थ्रो करा तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे भाई, सैंपल इसके रहेंगे 36 आउटकम। कैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 6 6 1 6 2 6 3 6 6 6 समझ गए ना आप लोग क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे आउटकम है, 36 आउटकम रहेंगे इसके। अब ये बोल रहा है 2 तरह के इवेंट। यहां पे अगेन आपको क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। मतलब यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो 2 इवेंट तो होने तय हैं। पहला इवेंट क्या है, पहला इवेंट ये है कि भाई द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7। अब यहां पे क्या है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। मतलब 36 आउटकम में 2 कहीं ना कहीं आ जाए। जैसे मैं बोलूं 1 1 1 2 तो 2 आ गया, 1 3 1 4 1 5 1 6 खत्म हो गया। अब 2 1 2 2 2 3 तो 2 1 वाला भी काउंट होगा और 2 2 वाला भी काउंट होगा, और 2 3 2 4 2 5 2 6 हट जान दो। 3 1 3 2 3 2 लेंगे, 3 3 3 4 3 5 3 6 हट जान दो। 4 1 4 2 4 2 लेंगे, 4 3 4 4 4 5 4 6 हट जान दो। 6 1 मतलब 6 2 यस आएगा। वैसे ही आपको सारे आउटकम देखने पड़ेंगे कौन सा वाला है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि एक बार या 2 बार आना चाहिए। अब यहां पर आपने देखा कि ए के आपने प्रोबेबिलिटी निकाली तो P 6/36 और यहां पे B की प्रोबेबिलिटी निकाली आपने तो 11/36, राइट। अब हमको निकालना क्या है ये बात समझिएगा आप। ये बोलता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 2 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। मतलब ये सीधी सी बात ये बोल रहा है ए आफ्टर बी या बी आफ्टर ए, ए आफ्टर बी या बी आफ्टर ए। वो ये बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन, सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 7। ये 7 वाला काम हो चुका है, उसके बाद ये होना है। आपको ये समझना है कि B आफ्टर A है ये कि A आफ्टर B। यस, जब ये 7 वाला काम हो चुका है उसके बाद ये हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिस इज B आफ्टर A। इट मींस दैट pre intersection A divided by probability of A. Now you have to find out A intersection B also कि अगर आपका कभी भी इस तरह से कोई माहौल बना है, इसमें से कौन सा A और B में से कौन से एलिमेंट या कौन सा एलिमेंट कॉमन है, सेम है, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, राइट। तो यहां पर क्या आंसर आया जरा देखिए। यहां पर आपका आया 1/18 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज व्हाट 6/36, दैट इज 1/6। नाउ व्हाट इज द आंसर? आई होप यू गॉट इट। Now one more question. 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box. Okay,
यहां पे एक बॉक्स है, यहां पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने नंबर्ड कार्ड यहां रख दिए। इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, राइट, तो पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 मतलब 4, तो पहली प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई कि नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3 मतलब 3 को काउंट नहीं करेंगे 4 से लेंगे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अब ये ए और बी इवेंट के स्पेसेस हैं, फेवरेबल स्पेसेस हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुई इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ यही 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज व्हाट 1 2 3 4 5, तो 5/10। Now you have to understand here what is the probability that it is an even number। अब पहले हो चुका है ये, मोर देन 3 वाला होने के बाद ये हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर ये साफ साफ बोल रहा है कि भैया वन कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। मतलब आपने पहले निकाल तो लिया ही है, उसके बाद आप पूछ रहे हैं क्या वो इवन है। निकालोगे नहीं तो इवन ऑड क्या समझ में आएगा? तो मतलब ए पहले हो चुका है, तो दिस इज बी आफ्टर ए। इसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। व्हाट इट इज आप बताओ, इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन है 4, कॉमन है 6, कॉमन है 8, कॉमन है 10। इसका मतलब 4/10 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस हमारा 10 था, ए हमारा ये है तो पी ऑफ ए ये है, बी हमारा ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, और वैसे ही हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 4 है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 4/10 होगा। अब यहां पे पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी? 4/10 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 7/10, तो आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 4/7। नाउ टेल मी, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? नाउ कॉपी इट डाउन। Now, two coins are tossed once. Determine probability of E after F. उसके पहले sample space लिख लेते हैं। So what is going to be the sample space? Head head, tail tail, head tail, and tail head. Right? Now, they are saying E tail appears at least on one coin. E मतलब यहां पे इसकी कौन कौन सी probability आएंगी? E जो है tail appears at least on one coin. तो यहां पे आएगा TT, HT और TH, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/4, राइट। एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड, तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, राइट। तो ये भी आपका आ गया 3/4। नाउ दे आर सेइंग E आफ्टर F। अब E आफ्टर F पहला पार्ट है आपका E आफ्टर F, तो E आफ्टर F में आपने बोला कि इसमें से कॉमन कौन सा है? E इंटरसेक्शन F क्या है? पहले तो ये निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो आपने बोला दोनों ही केस में टेल हेड हेड टेल सेम है, तो 2/4 इज सेम। सो आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर F का फॉर्मूला आ गया कितना? E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F का आंसर है 2/4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F का आंसर है 3/4। सो योर आंसर इज 2/3। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। E नो टेल अपीयर्स। नो टेल अपीयर मतलब यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ एक हेड हेड, मतलब आ गया 1/4, राइट। और यहां पर नो हेड अपीयर्स, तो यहां पर फिर से आ गया टेल टेल, और यहां पर आ गया 1/4। अब ये आपसे पूछ रहा है कि E आफ्टर F निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर F का जो फॉर्मूला होता है E इंटरसेक्शन F होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F होता है। नाउ लेट मी नो, क्या एक बार हेडेड आ रहा है, एक बार टेल्डेड आ रहा है? क्या इनमें कोई भी इंटरसेक्शन मतलब क्या कोई कॉमन आने वाला एलिमेंट नहीं आने वाला? इसका मतलब ये जीरो है, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो ओनली, तो आंसर इज जीरो। आई होप इट इज क्लियर। इसका आंसर आ गया 2/3 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का आंसर आ गया 0। व्हाई? बिकॉज E इंटरसेक्शन F में इस वाले इवेंट में और इस वाले इवेंट में कुछ कॉमन है ही नहीं। पहले वाले में हेड हेड, दूसरा टेल टेल, कुछ है ही नहीं कॉमन, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान सुनना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा किसमें यूनियन आएगा, किसमें इंटरसेक्शन आएगा। बहुत ध्यान सुनना। पहले तो ये बोल रहा है इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। ओके, फेलिंग का जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन इंग्लिश इज इक्वल टू 20%। 20% का मतलब होता है 20/100, राइट।
आगे बात करते हैं 15% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। बढ़िया किया इन लोगों ने भी, फेल्ड इन मैथमेटिक्स 15% मतलब 15/100। उसके बाद बात करते हैं 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इसको किस तरह लिखेंगे, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। जब दोनों में आपके मिल जाते हैं तो वो होता है, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। ए और बी मैंने कब बताया था, ए एंड बी कब बताया था। अगर मेरे आपने पुराने पूरे लेक्चर देखे हुए हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, अगर आपने देखे हैं प्रोबेबिलिटी के, तो आपको याद हो गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या था। एंड जो ए और बी दोनों में है वो क्या है, इंटरसेक्शन है, कॉमन चीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम को बोलते हैं एंड। याद रखिएगा, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। और यहां पर कितना दिया हुआ है इसका परसेंटेज, 10%, 10/100। अब ये बोल रहा है अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम इफ ही फेल्ड इन इंग्लिश। ओके ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अब आप मुझे बताओ, ई आफ्टर एफ है या फिर ई आफ्टर एम है या एम आफ्टर ई। मतलब पहले इंग्लिश में फेल हुआ फिर मैथ्स में हुआ, कि मैथ्स में फेल हुआ फिर इंग्लिश में हुआ। ये बोलता है ही फेल्ड इन इंग्लिश। एक पिक किया गया बंदा, वो ऑलरेडी फेल्ड है इंग्लिश में फेल हो चुका है, उसके बाद मैथ्स में फेल करना है उसको अपन को। तो मैथ इंग्लिश जो है हो चुका है, तो ये जो है मैथ्स आफ्टर इंग्लिश है भैया, मैथ्स आफ्टर इंग्लिश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में ऑलरेडी फेल हो चुका है, इंग्लिश में पढ़ो स्टेटमेंट, समझो अच्छी तरह से क्या है ये, नहीं तो तुम भी फेल हो जाओगे, है ना। यहां कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम डिवाइड बाय ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब ई इंटरसेक्शन एम लिखो, एम इंटरसेक्शन ई लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। अब यहां पे क्या इसका आंसर बताओ, 10/100 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 20/100। ओ 1/2, 1/2 इज द आंसर। वेरी गुड, कॉपी डाउन। और ये है आज का बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको दिल खुश हो जाएगा इसमें। यहां पे बोल रहे हैं 2 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 11। 11 इंटीजर में से 2 का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, 11 में से 2 का सिलेक्शन होता है 11C2। आप लिख के रख लो, चूजिंग 2 आउट ऑफ 11 या फिर सिलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 11 को इस तरह शो करते हैं। और ये आ गया आपका आंसर 55। मेरे ख्याल से पता होगा आप लोग को कि NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो 11C2 को हम प्रेम से लिखेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 2 मतलब 9 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल। तो इसको प्यार से 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखेंगे। 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहां पे 2 आएगा, तो 2 और ये 5 और 9 फैक्टोरियल कट गया, तो 11 इंटू 5 क्या होता है, 55 होता है, राइट। अब यहां आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, मेरी बात ध्यान सुनना। पहले ये बोल रहा है कि 2 नंबर को सिलेक्शन किया गया हमने, कहां में से, 11 नंबर में से। इफ सम इज इवन, आप समझो 2 नंबर का सम इवन कब आता है, नाउ कम टू बेसिक। 2 नंबर का सम इवन तब आता है या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों नंबर ऑड हो। अब बताओ, इवन नंबर और प्लस एक ऑड नंबर का कभी सम इवन आया है आज तक? अरे दोनों नंबर इवन हो, जैसे कि 4 + 4 8 या 4 + 6 10, 4 + 12 16। 2 नंबर इवन होगा तो सम उसका इवन आएगा, या फिर दोनों ऑड होंगे, 1 और 5 6 इवन हो गया। अरे हाया ना, दोनों इवन होंगे तो, या तो दोनों ऑड होंगे तो तभी इसका सम इवन आएगा। तो पहली जो केस है वो ये है कि भैया इफ द सम इज इवन, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया आपको कि इवन कब आएगा, जब दोनों नंबर जो चूज किए हैं वो इवन होंगे या फिर दो नंबर ऑड होंगे। इवन ऑड इवन में कभी भी सम इवन नहीं आता, आप कैलकुलेट कर देख लो। 7 + 10 17, क्या इवन आया? नहीं आया, ठीक है। अब दूसरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। अच्छा, बोथ नंबर्स आर ऑड। अब ध्यान सुनिएगा, इफ द सम इज इवन, मैंने क्या बोला था, या तो दोनों नंबर इवन चूज करोगे आप लोग, या तो दोनों नंबर ऑड चूज करोगे। अब या तो बोला ना, या तो ये, और वाले केस में क्या आता है, पहले ही एक केस ये आएगा, उसके और लगेगा, और दूसरा केस ये आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस और नो? तो यहां पर आपको समझना है कि ये 1 से लेके 11 तक कितने इवन नंबर होते हैं। आपने बोला 2 4 6 8 10,
कितने हुए 5। इन 5 इवन नंबर में से 2 नंबर चूज करना है, तो या तो इवन इवन चूज करोगे तो 5C2 और 5 में 11 में से 5 गए 6 बचे, तो 6 में से बाकी 2 ऑड नंबर चुनने हैं। या तो तुम 2 इवन नंबर चुनोगे तो 5 ऑप्शन है इवन नंबर के, 2 चुन लोगे तो 5C2 या और 6C2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 6C2 मतलब 6 ऑड में से 2 चुन लो। अब 5C2 होता क्या है? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और का मतलब क्या होता है? प्लस। लिख के रख लो कहीं पर, मैंने पहले भी वीडियो बताया है कि और का मतलब होता है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब होता है एंड। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। नाउ व्हाट इज द आंसर? बोथ नंबर आर ऑड। बोथ नंबर और ऑड मतलब क्या होता है? फिर से ये तो डायरेक्ट हो गया ना, ऑड यहां चुनते हैं इस तरह से, तो 6C2। अब बताओ भाई, आई होप ये क्लियर है। आपके पास ए इवेंट की भी आ गई, आपके पास बी इवेंट की भी आ गई, आपको चाहिए क्या? इफ सम इज इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। अच्छा, इवन ये हो चुका है, ए वाला हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए निकालना है, मतलब सम इज इवन हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सम इज इवन क्या है? ए, बी आफ्टर ए, मतलब ए इज ऑलरेडी डन, ए इज ऑलरेडी डन। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें जो अपन सम इज इवन वाली बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें? 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर आएंगे, और यहां पे ई ऑड वाली बात चलेगी। तो यहां पर आपको ये समझना है कि ये 6C2 जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? 6C2, क्योंकि यहां पर भी ऑड वाला केस है, यहां पर भी इतना तो ऑड वाला केस है, ये इवन वाला केस है। ये वाला कौन सा केस है? इवन वाला। और ये जो है वो ऑड वाला केस है। तो इसमें यहां पर ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? 6C2, मतलब ये भी कितना आएगा? 15 ही आएगा। कितना है ये आपका? 15। कितना है? 6C2 का वैल्यू कितना है? 15। तो यहां पर क्या आ गया आपका? 15, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 25। आंसर कितना आ गया? 3/5। अरे आई होप यू आर गेटिंग। इमेजिनेशन बढ़ाओ, विजुअलाइजेशन बढ़ाओ, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक और धमाकेदार सवाल के साथ यहां मैं आपको लेकर आ गया हूं इस सवाल पे, जहां पे बोल रहा है कि कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज 4 गर्ल्स। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है दोस्तों? सैंपल स्पेस है यहां पे 4 बच्चों को चुनना है। कितने में से? 8 बॉयज और 4 गर्ल्स में। तो यहां पे सैंपल स्पेस जो रहेगा 8 + 4 12, तो 12C4 रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 12C4। क्लियर है कि नहीं? 12 में से 4 बच्चों को सिलेक्शन करना है। अब करना क्या है वो देख लेते हैं। यहां पर ये बोल रहा है गिवन दैट देयर इज एन एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमिटी। अब ये कमिटी है, एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बता दूं मैं आप लोगों को। अब यहां ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे बोला जा रहा है 4 गर्ल्स और 8 बॉयज। वो बोल रहा है गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमिटी। अब एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या होता है कि गर्ल का जो है 0 वाला केस नहीं होना चाहिए, एक गर्ल तो होना ही चाहिए, राइट। तो इसके करने के तरीके 2 हैं। या तो हम ये निकाल लें कि एक गर्ल है तो 3 बॉयज होंगे, 2 गर्ल होंगी तो 2 बॉयज होंगे, 3 गर्ल होंगी तो यहां पे 1 बॉयज, 4 गर्ल्स तो 0 बॉयज। तो इसको तरीका क्या है? एक लंबा तरीका है। लंबा तरीका यह है कि भैया 1 गर्ल एंड 3 बॉयज। 4C1 एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहां पे आ गया 8C3 पहला। यहां पर बोल रहा है 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स 4 में से, तो 4C2 एंड यहां पर आ गया 8C2, राइट। यहां पर आ गया 4 गर्ल्स तो 4C3 एंड का मतलब होता है 1 बॉय, तो 8C1। यहां पर आ गया 4 गर्ल 4 बॉयज तो 4C4 इंटू, और यहां पर आ गया 8C0, राइट। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है असल में, तो यहां पर 4C4 4 ही आएगा, राइट। 4C4 1 वे आएगा, 1 वे, राइट। अब एक बात ध्यान सुनिए, यहां पर इन सबके बीच में क्या होगा? एडिशन होगा, क्योंकि ये सब आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन और दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, तो सबके बीच में एडिशन हो जाएगा। और में क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन हम इतना लंबा करने के बजाय ये करेंगे कि बोल रहे हैं ना एटलीस्ट 1 गर्ल, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो गर्ल वाला केस। नो गर्ल, देयर इज नो गर्ल, देयर इज नो गर्ल। क्या बोल रहा है ये? 1 माइनस देयर इज नो गर्ल, 1 माइनस देयर इज नो गर्ल इज इक्वल टू एटलीस्ट 1 गर्ल। तो 1 माइनस देयर इज नो गर्ल मतलब क्या होगा? हमने पूरे के पूरे सिलेक्शन हमारे 8 बॉयज में से कर लिए, तो 1 माइनस 8C4 इज इक्वल टू देयर इज नो गर्ल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
राइट। तो आप चाहें तो आंसर को इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट, या फिर आप चाहें तो आंसर को इस तरह से। ऑब्वियसली आप ये वाला मेथड चूज करेंगे क्योंकि आपको ये बहुत लंबा पड़ जाए कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो यू आर गोइंग टू चूज दिस मेथड, राइट। तो आई एम रबिंग दिस मेथड। अब एग्जैक्टली टू गर्ल्स का मतलब क्या होता है, सीधी बात है, एग्जैक्टली टू गर्ल्स का मतलब होता है 4C2 और बाकी के जो लोग हैं वो 8C2 के हिसाब से ले लिए गए। अब आपको पता है कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, यू नो वेरी वेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सबसे पहली बात तो 12 में से 4 लोग सिलेक्ट करना, ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ, और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज गोइंग टू अगेन, क्योंकि 2 गर्ल्स इन कमिटी, तो 2 गर्ल्स इन कमिटी ये चीज कॉमन है, तो 4C2 इंटू 8C2। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये बोल रहा है कि पहले ये इवेंट हो चुका है, एटलीस्ट 1 गर्ल वाला इवेंट हो चुका है, तो अगेन B आफ्टर A। आपको ये चूज करना अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा B आफ्टर A है और कौन सा A आफ्टर B। ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो ये लिखा हुआ है 85/99, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस A इंटरसेक्शन B, ये पूरा जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट। चेक दिस आउट। सो आई होप दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन छपने वाला है, इसीलिए ये सवाल अच्छे से कर लीजिएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कंप्लीट, राइट। और उसके बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शीट दी है उसको सॉल्व करना मिस मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर मारिए। जय हिंद, जय भारत।